नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज आप सभी के लिए हम लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 फाइनल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 का 50 MCQ। इसमें हम वही क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विगत वर्षों में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में क्या धमाल होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज के हमारे क्लास में होने वाला है हिंदी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है नगरी लिपि। तो हम जानेंगे उस तमाम क्वेश्चनों को जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में नगरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? उत्तर भारत में जो नगरी लिपि के लेख हैं वो कब से मिलते हैं? देखिए दोस्तों, ये 2018 का फाइनल में पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी है, हो सकता है आपको भी एग्जाम में देखने को मिले, आप इसे ध्यान से पढ़े। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 8वीं सदी में उत्तर भारत में नगरी लिपि का लेख मिला था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नगरी लिपि के आरंभ लेख में हमें कहां से मिलते हैं? जो नगरी लिपि है उसका आरंभिक लेख कहां से मिलती है, कौन सी स्थान से? देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन 2018 के फाइनल में पूछा गया है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में नगरी लिपि की आरंभिक लेख मिलती है हमें। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारी, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइम कब बने थे? देवनागरी लिपि में मुद्रण का टाइम कब बना था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 दशक पहले देवनागरी लिपि में मुद्रण का टाइम बना था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि तथा गुरुमुखी लिपि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा की लिपि जो है वो है देवनागरी। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो कवि हैं गुणाकर मूल्य, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य जी का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? नगरीय परिवेश, ग्रामीण परिवेश, स्तरीय परिवेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जो ग्रामीण परिवेश में गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई थी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, नगरी लिपि के निबंधकार कौन है? जो हमारे नगरी लिपि है उसका निबंधकार कौन है? गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत तथा रामविलास शर्मा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य जो है वो नगरी लिपि के निबंधकार है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, नगरी लिपि गुणाकर मूल्य को किस पुस्तक से लिया गया है? जो नगरी लिपि है वो गुणाकर मूल्य के किस पुस्तक से लिया गया है? चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। अक्षरों की कहानी, अक्षर कथा, अक्षर ज्ञान तथा भारतीय लिपि की कहानी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी जो है उसी में से नगरी लिपि का लिया गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब और कहां हुआ था? हम जानेंगे इसमें गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। 1935 में, 1835 में, 1936 में और 1836 में। इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से राज्य में? अभी हम इसको ऊपर देखे क्वेश्चन को, इसका आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र राज्य में गुणाकर मूल्य जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? जो गुणाकर मूल्य जो शिक्षा लेते थे उनकी भाषा क्या थी? हिंदी भाषा, मराठी भाषा, बांग्ला भाषा तथा गुजराती भाषा। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य की जो शिक्षा लेने की भाषा थी वो थी मराठी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गुणाकर मूल्य का निर्धन कब हुआ था? 2009 में, 2008 में, 2010 में तथा 2011 में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य का जो मृत्यु हुई थी 2009 ईस्वी में हुई थी। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई है? जो अक्षर कथा पुस्तक है इसकी रचयिता कौन है? अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य तथा महात्मा गांधी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य जो है वो अक्षर कथा पुस्तक की लेखक है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया था? गुजराती भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा तथा हिंदी भाषा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मराठी भाषा को मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक पढ़ाया था। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अनामिका की, गुणाकर मूल्य,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य का जो रचना है अक्षरों की कहानी। नगरी लिपि किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, उपन्यास तथा स्मरण। तो ये हो जाएगा हमारा निबंध विधा की विद्या है नागरी लिपि। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है हमारा नगरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? जो नगरी लिपि पाठ है वो किस लिपि में रचित है? ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में नगरी लिपि पाठ लिखित है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों देवनागरी लिपि में टाइप लगभग कितने पहले बने थे? देवनागरी लिपि के टाइप जो थे लगभग कितने वर्ष पहले बने थे? 2 सदी, 3 सदी, 1 सदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि के टाइप जो थे 2 सदी के पहले ही बन चुके थे। क्वेश्चन दिया गया है नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली, खसकुड़ा, नेवाड़ी तथा देवनागरी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नेपाली भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। आगे क्वेश्चन दिया गया है मराठी भाषा की लिपि क्या है? जो मराठी भाषा है हमारी उसकी लिपि क्या है? देवनागरी, मराठी, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मराठी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 में गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नगरीय लिपि की बहन की संज्ञा दी है? वो कौन सी लिपि है जिसको गुणाकर मूल्य जी ने प्राचीन नगरीय लिपि को बहन की संज्ञा बताई है? गुजराती, बांग्ला, तमिल तथा मलयालम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बांग्ला जो लिपि है वो प्राचीन नगरीय लिपि की बहन की संज्ञा दी गई है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है नगरीय लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं कहाँ से? जो नगरीय लिपि है हमारी उसके आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से नगरीय लिपि की आरंभिक लेख मिले हैं हमें। गुप्त काल में किस लिपि का संबंध है? जो हमारा गुप्त काल था उसके समय कौन सी लिपि चल रही थी? सिद्धम, ब्राही, देवनागरी, गुजराती। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्राही लिपि गुप्त काल के शासन काल में चल रही थी। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है नगरी नाम अस्तित्व में कब आया था? जो नगरी नाम है वो अस्तित्व में कब आया था? 1000 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास तथा 1700 ईस्वी के आसपास। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नगरी नाम 1000 ईस्वी के आसपास आया था। देवनागरी किससे कहा जाता है? जो देवनागरी लिपि है उसे किसे कहा जाता है? काशी को, मथुरा को, हरिद्वार को, बनारस को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा देवनागरी है जो वो काशी को कहा जाता है। देवों की नगरी काशी। सिद्धम क्या है? अब हम जानेंगे सिद्धम क्या है। योगी, सिद्ध किया गया कार्य, महात्मा, एक प्रकार की लिपि। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर जो है लिपि के बारे में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार की लिपि। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा अमोध वर्ष कौन था? अमोध वर्ष जो था उस कौन था? राष्ट्रकूट का राजा, राजवैद, विद्वान और कवि। तो इसका हमारा सभी ही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट राजा था अमोवध। बेतमा कहाँ पर था? जो बेतमा था वो कहाँ पर था? पुणे में, पटना में, इंदौर के पास तथा इलाहाबाद के पास। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इंदौर के पास बेतमा था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं श्रवण बेल गोला में जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? जो श्रवण बेल गोला है वहाँ पे जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? कर्नाटक में, सिकंदराबाद में, इलाहाबाद में, वैशाली में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है किसे देवनागरी की संज्ञा दी जाती है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। तो हम काशी को देवनागरी की संज्ञा देते हैं। देवनागरी क्यों बोला जाता है? ऐसा माना जाता था कि काशी में देवों का वास होता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत भी है दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि किसे हम बोलते हैं? सहपाद को, तुलसी को, वाल्मीकि को तथा निराला जी को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जो सहपाद है वो हिंदी का आदि कवि कहे जाते हैं। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में? जो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है वो किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, संस्कृत में और हिंदी में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा संस्कृत में मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेश किस राजा के पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं? जो दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेश से किस भाषा में पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं? महेंद्रपाल को, राजा वरगुन को, राजा भोज को और श्री गंग राजा को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राजा वरुणगुन को। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर भारत की विशेष साप्त शैली को क्या कहते हैं? जो हमारे उत्तर भारत में विशेष साप्त के लिए उसे क्या हम लोग क्या बोलते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभाट शैली तथा नागर शैली। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नागर शैली। उत्तर भारत की विशेष साप्त कला को हम लोग बोलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था? जो हमारे गुप्त काल में पटना का राजधानी उस समय क्या बोला जाता था? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर तथा देवनगर। तो उस समय हम लोग पटना को गुप्त काल में देवनगर के नाम से जानते थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? गुणाकर मूल्य जो कवि हैं वो विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक तथा 4500 से अधिक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, गुणाकर मूल्य जो है वो 2500 से अधिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया, इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? इस्लामिक शासन काल का आरंभ क्या है? 12वीं सदी, 13वीं सदी तथा 14वीं सदी और 15वीं सदी। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 12वीं सदी को हम लोग इस्लामिक शासन काल का आरंभ काल बोलते हैं। दोस्तों ये रही हमारे चैप्टर 5 नागरी लिपि के प्रमुख क्वेश्चन, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही तमाम वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।